अगर आप भारत के शेयर बाजार के निवेशक हैं यानी शेयरों में पैसा डालते हैं तो आपके लिए एक और बुरी खबर आ रही है। बाजारों को चलने को लेकर के एक और बड़ी दुविधा देखने को मिल सकती है आने वाले समय के अंदर। बात क्या है? बात यह है कि भारत में जो एक्सपेक्टेड महंगाई के आंकड़े हैं या नंबर्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने चीनी वाली खबरें जरूर सुनी होंगी कि चीनी की कीमतों में पिछले 2 महीने में तकरीबन 35 से 40% तक की वृद्धि हुई है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इनका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, क्योंकि सिर्फ चीनी तक ये मामला सीमित नहीं है, बहुत सारे और भी चीजें इसमें जुड़ रही हैं। इसमें खाद्य तेल है, इसमें ड्राई फ्रूट्स है, चावल की कीमतों को लेकर बात हो रही है। हर एक पहलू मैं इस वीडियो में रखूंगा और उसका किस स्टॉक के ऊपर कितना लंबे समय में पॉजिटिव या निगेटिव किस प्रकार के इंपैक्ट आएंगे सेक्टर टू सेक्टर, उसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि मार्केट में इस समय लगातार ये खबरें रही हैं, चूंकि बाजार वैसे भी नहीं चल रही है, लेकिन ये खबरें लगातार गर्म होती जा रही हैं। और गर्म इसलिए हुई है, शुरुआत इसकी यहां से है कि भारत ने एक दशक में पहली बार, अगर आप देखें तो तकरीबन एक दशक में पहली बार हमने जो है यहां पर चीनी का इंपोर्ट करना शुरू किया है। तकरीबन जो है हमने 1 लाख टन का चीनी का जो है यहां पर इंपोर्ट किया है हमने। और यही बात नहीं रुकती है, हम यहां पर कल का ही ये आंकड़ा है सरकार की विज्ञप्ति की तरफ से, इसमें रॉ शुगर जो भारत में 1 लाख टन इंपोर्ट की जा चुकी है, उसके बाद तकरीबन 10 लाख मीट्रिक टन और भी हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। इसका मोटा मोटी इसका असर क्या है? मोटा मोटी इसका असर 4000 करोड़ रुपया तो मान लीजिए कि खर्चा हो जाएगा। और साथ में आपको यहां पर एक चीज दिखाई पड़ेगी, पॉलिसी में साफ लिखा हुआ है कि ये ड्यूटी फ्री है, तो यहां पर फ्री ड्यूटी है, तो इसके लिए सरकार को जो रिवेट देना पड़ेगा वो भी आप मान के चलिए तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड नंबर है, बहुत सारी जगहों पर आपको मिल जाएगा। तो एक बड़ा अमाउंट का नुकसान होगा सरकार का, ना सिर्फ इंपोर्ट करने में ड्यूटी लगाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर महंगाई के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि जिस तरह से चीनी की कीमतें बढ़ी हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, उसके नाते फौरी तौर पर सरकार को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। यहीं पर ये मामला नहीं रुकता है। जैसे कि आपने देखा चीनी की कीमतें तो बढ़ रही हैं बहुत तेजी के साथ, लेकिन अगर आप बात करिए सिर्फ चीनी पर ही मामला नहीं है। अगर हम यहाँ पर फिलहाल अगर 1 मिनट के लिए और डेटा देखेंगे तो चीनी के अतिरिक्त बाकी चीजों पर भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2010 के बाद अगर आप इस चार्ट को देख रहे हो, ये पहली मर्तबा है 2026 में जब चीनी की कीमतें ने इंडिया में अपना जो रेट है उसको सरपास किया। यानी आज की डेट में भारत अपने अधिकतम कीमतों पर, जो कि कभी भी देखा है भारत ने, उसके ऊपर निकल चुका है। 2010 में वो अधिकतम कीमतें चीनी में आई थी, कुछ समय के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद वापस से चीनी की कीमतें करीब 44,000 के दाम तक गई थी। और उसके बाद ये थोक की कीमतें हैं तो वहां से वापस से 26,000 के रेंज में चली गई थी, लेकिन अब वापस से वो दाम निकल चुके हैं और अब हम उसके ऊपर ट्रेड हो रहे हैं 2026 के आंकड़े में। तो करीब 14-15 सालों बाद, अब हमने करीब 16 सालों बाद हमने अब यहां पर एक नया फ्रेश ऑल टाइम ब्रेकआउट किया है चीनी की रेट्स के अंदर। तो इसका असर महंगाई के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अच्छा, ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुक रहा है। अगर और इसके नाते क्या इंपैक्ट होगा, जितना महंगाई का आंकड़ा बढ़ेगा, आरबीआई का जो ब्याज दर की मामला है वो और कंफ्यूज होंगे कि ब्याज दरें उन्हें बढ़ानी पड़ेंगी। क्योंकि अगर ब्याज दरें बढ़ाएंगे नहीं तो मार्केट की स्थिति जो है वो और खराब हो सकती है। ये बात भी हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, महंगाई के बढ़ने के पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन अगर सबसे पहले अगर हमने चीनी देखा, साथ में अगर मैं इस टाइम आपको यहाँ पर बताऊं तो जहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है मोटा मोटी अगर निवेशकों के लिए दिक्कत बढ़ी है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपके रिफाइनरी है, यानी जो भी आपके तेल हैं, ऑयल की कीमतों की बात करिए तो ऑयल की कीमतें, जो भी आप रिफाइंड ऑयल्स खाते हैं, अगर हम पाम ऑयल की बात करें, मैंने भाव निकाल के रखे हुए हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 149 रुपए पर केजी के हिसाब से ये दाम बिक रहा है इस समय रिटेल्स में। सोया करीब 165 के आसपास आपका जो है सोयाबीन का तेल आपका, यानी सोया ऑयल आपका बिक रहा है। सनफ्लावर करीब 192 की रेंज में आपका जो है सनफ्लावर चला गया है। इसी तरह से अगर आप सरसों की कीमतें करिए तो 200 रुपए के आसपास मस्टर्ड बिक रहा है। और ये एक एवरेज रेट है जो हमने आजादपुर मंडी का आपको बता रहे हैं। मोटा मोटी एवरेज रेट है दिल्ली की कई सारी मंडियों का, इंदौर की मंडियों से, कई अलग अलग जगहों की मंडियों से निकालने के बाद ये उसका एक एवरेज भाव है तेल की कीमतों का, जो कि आज के हिसाब से है। और अगर आप मूंगफली की तेल की बात करिए, यानी ग्राउंड नट की बात करिए, ग्राउंड नट का जो दाम है इस समय वो करीब 208 रुपए के आसपास पड़ रहा है। और ये पर केजी का दाम है जो रिटेल पब्लिक के ऊपर असर दिखाएगा ही दिखाएगा, चूंकि तेल कीमतों में ये वृद्धि है। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो या ऑफलाइन में, तो जो पैकेट का नंबर है, पैकेट पे जो भार है, वो बिल्कुल ही अलग तेल कीमतों में दिखाई पड़ता है। कहीं 730 ग्राम का आपको पैकेट मिलेगा,
मिलेगा, 780 ग्राम का मिलेगा, 820 ग्राम का मिलेगा, बिल्कुल अपने ढंग से है। 1 किलो वाले पैकेट्स आपको नहीं दिखेंगे और इसीलिए भाव को जनरली समझ पाना कठिन है। तो थोक मूल्य से जब आप उसको निकालेंगे तो समझ आ रही है। तो रेट्स बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ चीनी के बल्कि जो है बाकी चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 6% का आंकड़ा है, तकरीबन 6% जो है चावल की कीमतों में भी वृद्धि देखने को मिली है। चावल में 6% की कीमतें जो है पिछले लास्ट 6 मंथ में देखने को मिली हैं। तो पिछले 6 महीने के आंकड़े हम कंपेयर कर रहे हैं, थोड़े दिन का नहीं, और उसमें एक अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। अब इस वृद्धि का असर 2 जगहों पे दिखेगा। एक तो आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर इसका असर दिखेगा और दूसरा इसका असर दिखेगा जो भी सेक्टर्स हैं। अब सबसे पहले अगर हम लोग आरबीआई की इशू की बात करें और उसके बाद सेक्टर में सबसे ज्यादा असर दिखेगा एफएमसीजी के ऊपर। एफएमसीजी भयंकर रूप से इससे प्रभावित होता है। अब अगर 1 मिनट के लिए चलिए, जैसे मैंने नाम ही लिया तो मैं आपको एफएमसीजी स्टॉक्स को दिखाता हूं। तो यहाँ पर एचयूएल अगर आप देखेंगे, एचयूएल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। अगर आप पिछले 1-1.25 साल भी देख लेंगे तो एचयूएल में कोई वृद्धि नहीं है। कहीं 3100 का एचयूएल अब घटा करके आपका जो है 2000 की रेंज में आ चुका है। तो मुद्दा ये है कि भाव तो ऑलरेडी कमजोर हैं। जो हमारी मेन एफएमसीजी कंपनीज हैं उनकी स्थिति ऑलरेडी खराब है, लेकिन इसके बाद ये चीजें और बुरी तरह से प्रभावित होंगी। डाबर की बात करिए, डाबर भी उसी स्थिति में है। करीब करीब 700 से डाबर जो है 1-1.25 साल के अंदर यहां पर घट करके 400 की रेंज में आ चुका है। तो भयंकर गिरावट तो ऑलरेडी इन स्टॉक्स में हुई है। निवेशक के रूप में ये प्रॉब्लम में है, लेकिन वो स्टॉक्स जो इसको कंज्यूम करते हैं, जरा समझिएगा इस बात में, क्योंकि जब तेल कीमतें बढ़ रही हैं, अब जैसे नेस्ले है, नेस्ले को अगर आप देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई के इर्द गिर्द में ट्रेड हो रहा है। एकदम से लगातार इसमें वृद्धि रही है और पिछले कुछ दिनों में इसी ने एफएमसीजी के इंडेक्स को, अगर आप पिछले 2-3 महीनों की बात करिए तो इसी ने अकेले अपने दम पर यहाँ पर एफएमसीजी के इंडेक्स को संभाल के रखा हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर तेल कीमतों में वृद्धि होगी तो ये जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉफी को आप अलग कर लीजिए, वहां पर वृद्धि होने से इनको लाभ होगा, बाकी जगहों पर इनको दिक्कत होगी। मैगी या बाकी चीजों में इन्हें प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या करेंगे? क्या इनका किस तरह का इंपैक्ट आएगा? साथ में अगर आप वो कंपनियां, जैसे अगर आप मैरिको की बात करिए जो कि ऑयल बेचता है, इनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट आपको मालूम होगा पैरासूट, लेकिन बाकी चीजों में इनको दिक्कत होती है जब ये चीजें आपको इस तरह से दिखाई पड़ती है। तो खैर ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन अगर तेल कीमतें बढ़ेंगी, यानी जब कोकोनट ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो उसका इनको बेनिफिट मिलेगा। यानी कोपरा जो कोकोनट ऑयल है उसका अगर दाम बढ़ता है तो इससे इनको फायदा होता है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स के नाते इनको नुकसान होता है। तो इस पूरी न्यूज का जो तेल कीमतों के बढ़ने का है उसका इनको मोटा मोटी एक प्रकार से छोटा मोटा फायदा ही मिलेगा। ब्रिटानिया की अगर आप बात करिए तो ब्रिटानिया भी कुछ उसी तरह की स्थिति में है। ब्रिटानिया भी ऐसा कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि ब्रिटानिया ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जिसमें तेल कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। चाहे आप बिस्किट की बात करिए, चाहे आप बात करिए ब्रेड्स की, चाहे आप कुछ चीज, तो इन सभी चीजों में इनको तेल का यूज करना है। तो ये जो भी कुछ बनाते हैं उसमें निगेटिविटी है, तो ऑयल की कीमतों के बढ़ने का एक बम्पर निगेटिव असर इनके ऊपर होगा। साथ में चीनी के कीमतों के बढ़ने का भी असर होगा, क्योंकि ये एफएमसीजी कंपनियां हैं, ये सारी की सारी कंपनियां चीनी और तेल का मोस्ट यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, और ये वो सारी कंपनियां हैं जिनको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें से एक आधा कंपनी थोड़ा पॉजिटिवली प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनियों के लिए निगेटिव बातें हैं। यद्यपि मैं यहाँ पर स्टॉक रिकमेंडेशन के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, ये बात याद रखिएगा। मैंने सिर्फ खबर के हिसाब से पिछले एफएमसीजी के जो परफॉर्मेंस हैं वो आपके सामने दिखा रहा हूं कि एफएमसीजी ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है मार्केट में। अब यहां पर ये जो चीजें हो रही हैं, अगर महंगाई बढ़ेगा तो महंगाई के बढ़ने पर, यानी इन्फ्लेशन के बढ़ने का जो रियल इंपैक्ट आएगा वो कहां आएगा? आरबीआई के पॉलिसी के अंदर दिखाई पड़ेगा। आपको मालूम होगा 4% प्लस माइनस का जो आंकड़ा है आरबीआई का इन्फ्लेशन का, जिसको टारगेट बोलते हैं, आरबीआई ने इसको थोड़ा अभी शिफ्ट कर दिया है। जो पिछले कुछ बयानात आए हैं आरबीआई के गवर्नर की तरफ से, उसमें ये बातें सामने रही हैं कि वो अब इसको बहुत आइडेंटिकली टारगेट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा इसमें अगर गड़बड़ रहे, यानी थोड़ा इसके ऊपर भी महंगाई चली जाए, तो आरबीआई उसको टॉलरेंस जोन में रखेगा, उसको यानी उसको टॉलरेट करेगा। तो अब ये स्ट्रिक्ट नहीं है कि हम 4% इन्फ्लेशन के जोन को ही में रहेंगे, कोशिश हो सकती है कि हम इसके आगे पीछे, थोड़ा आगे पीछे जा सकते हैं। तो आप नीचे की साइड में 2 और ऊपर की साइड में 6 का एक टॉलरेंस जोन करके बनाया गया, जिसको कहा यह जा रहा है कि अगर 6% तक की भी महंगाई ऊपर की साइड में रहेगी तो शायद आरबीआई उसको टॉलरेट कर देगा। तो अब क्या ये टॉलरेंस जोन के भी ऊपर निकलेगी महंगाई? ये थोड़ा चिंताजनक हो जाएगा।
अगर ऐसी स्थिति होती है। जिस तरह से मानसून की गतिविधियां थोड़ी सी कमजोर रही हैं और अब सितंबर अगस्त के लास्ट जाते जाते मानसून वापस से कमजोर हो चुका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर काफी वो क्षेत्र जहां पर धान की पैदावार होती है उन क्षेत्रों में निश्चित रूप से दबाव देखने को मिल रहा है, बारिश कम हुई है। और अगर ये नंबर सितंबर महीने में आगे बढ़ता है और ज्यादा होता है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो चावल की कीमतों में और ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे में चावल की कीमतें भी बढ़ेंगी और वो फिर इम्पैक्ट कॉस्ट और चीजों के ऊपर दिखाएगा। फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिवल में डिमांड सर्ज होता है और डिमांड सर्ज भी महंगाई को बढ़ाने की बात कर सकता है, तो यानी महंगाई बढ़ सकती है। इन सभी पशुपेश में ये कहना कि आरबीआई आने वाले वक्त में ब्याज दरों को स्थिर रख पाएगा, ये थोड़ा सा टफ लगता है। तो आरबीआई के सामने दिक्कत ये है कि हो सकता है आरबीआई को आने वाले कुछ वक्त में भी जो अगली पॉलिसीज होंगी, जो दिसंबर तक की 2 पॉलिसीज में कहीं एक आपको रेट हाइक की उम्मीद हो सकती है। मार्केट 0.25% रेट हाइक की बात करने लगा है। और अगर रुपए को संभालना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे आप तो रुपया कमजोर होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की उम्मीद फुल है। और ये जो चीनी की खपत है या चीनी की जो डिमांड है, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो कहीं ना कहीं आएगा। जाहिर सी बात है, इस पूरी गतिविधि के दौरान में आप जिस तरह से बातें चल रही हैं तो आप E20 को मिस नहीं कर सकते। ये एक बड़ा काज कहा जा रहा है कि है, जिसके नाते चीनी कीमतों में वृद्धि हुई है या चावल कीमतों में वृद्धि की उम्मीद चल रही है। तो इसका कारण अब देखिए, अगर E20 की बात की जाए, ये फ्यूल जब इंट्रोड्यूस हुआ, कच्चा तेल 100 के ऊपर ट्रेड हो रहा था उस समय। आज की डेट में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है आपका, कच्चा तेल अब नीचे ट्रेड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कच्चा तेल अब 100 पे है, कच्चा तेल अब घट करके कहीं 80 से 70 की रेंज बार बार बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कच्चा तेल नॉर्मल जोन में जा चुका है और यही इसका नॉर्मल जोन था। लेकिन जो E20 भारत में आया वो नहीं गया, वो वहीं पर है। साथ में ऐसा भी नहीं है कि E20 के नाते जो दाम है वो काफी कम हो जाएंगे, नहीं, दाम भी नहीं कम हुए, अपेक्षाकृत दाम में थोड़ी सी वृद्धि ही हुई। तो दाम भी बढ़ा E20 के नाते। और जो है ऐसा भी नहीं हुआ कि फ्यूल की जो कच्चे माल की कीमत है वो बहुत ज्यादा ही ड्रास्टिकली ऊपर चली गई। तो कच्चा तेल तो वहीं आ गया, लेकिन जो E20 के नाते जो दाम है वो बढ़ गया। और जो प्योर तेल की बात है, प्योर तेल एक 70 की रेट में बिक रहा है, यानी कंप्लीट 100% जो फ्यूल पेट्रोल है वो तो बहुत ही महंगा हो गया। तो अब वो एक 70 की रेंज में बिक रहा है। मुद्दा ये है कि इसको बताया जा रहा है कि हम आपको सस्ता प्रोवाइड कर रहे हैं और इसीलिए E20 को जस्टिफाई किया जा रहा है। थोड़ी बहुत बातें चल रही हैं कि E20 नहीं भैया, आप वापस से आप E10 पर आ जाइए जो पहले आप दिया करते थे, नहीं तो खाद्य मुद्रास्फीति के भारी दबाव आ सकते हैं जो है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो एक चीज ये हुआ कि भारत ने अगर E20 लॉन्च किया, उसके नाते पैसे बचाएं, हो सकता है बजट के लिए सरकार के पैसे बचे। अब सरकार ने अगर वो पैसे बचाए और वही पैसे वापस से चीनी मंगाने में खर्चा करना पड़ जाए तो फिर बचाए क्या? कुछ नहीं बचा। जनता के पैसे की बात की जाए तो E20 आने से जनता का तो कोई पैसा नहीं बचा, लेकिन E20 के बाद अगर चीनी की कीमतें बढ़ गई तो जनता के पैसे तो और खर्च हो जाएंगे, जनता को और नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में जनता का जो आक्रोश है वो बढ़ सकता है। तो ये 2 बातें हैं, ये वापस से E10 की तरफ जो है मार्केट को या यूं कह सकते हैं सरकार को दबाव डालेगा, लेकिन वो होगा नहीं होगा वो कोई नहीं जानता। लेकिन मुद्दा ये है कि इन सारी चीजों का असर जो है आरबीआई के ऊपर तो आना ही आना है। अब आरबीआई जो कुछ भी करेगा उसका असर मार्केट के ऊपर तो आना ही आना है। अब अगर मार्केट को जरा सा भी हिंट हो कि इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो मार्केट तो नहीं चलने वाली है। मार्केट नहीं चलने वाली मतलब मार्केट का बड़ा मूवमेंट नहीं पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के बढ़ने से आरबीआई के ब्याज दरों की कम करने का डर, बढ़ाने का डर रहेगा। और साथ में और भी चीजें हैं ना, मार्जिन सिकुड़ेगी, क्योंकि आम जनता उतना ज्यादा खरीद नहीं कर पाएगी। जब जनता की खरीद यानी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर यानी बाई करने की पावर ही कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कंपनियों का या तो मार्जिन कम हो जाएगा या तो डिमांड कम हो जाएगा। जब डिमांड कम हो जाएगा तो सेल्स कम हो जाएगी। तो या सेल्स के फ्रंट पे कंपनियों को प्रॉब्लम आएगी या मार्जिन के फ्रंट पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डिमांड को बनाए रखने के लिए या तो वो ऐड ज्यादा करेंगे या तो वो डिस्काउंट ज्यादा देंगे, तो मार्जिन सिकुड़ जाएगा। अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो डिमांड चली जाएगी और डिमांड चली गई तो सेल चली जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ये डबल वैमी बनता है। हमेशा महंगाई जो है एक डबल वैमी की तरह काम करेगी, डबल रूप से प्रभावित करेगी, दोहरे रूप से दबाव डालेगी बाजारों
बाजारों के ऊपर। तो ये जो निगेटिविटी है बाजारों के को लेकर के, वो आने वाले वक्त में और प्रेशराइज कर सकती है। तो ऐसे में ये इस पूरे के पूरे मुद्दे का असर ये है कि आपको कोशिश ये करनी है कि उन सभी जगहों पर जहां पर प्रेशर बना हुआ है, जैसे एफएमसीजी या जहां पर इन कमोडिटीज प्राइसेस के बढ़ जाने से जो असर होता है वो ज्यादा होता है, तो वहां से आपको थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपका जो असर होगा इन्फ्लेशन का वो बढ़ता दिखेगा। हाँ, वो कंपनियां जिनके ऊपर इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, वो कंपनियां ठीक है। कोई इंजीनियरिंग कंपनी हो सकती है, या इवन जो ऐसी कंपनियां जो पावर में काम करती हैं, ऐसी कंपनियां जो मतलब वाइन बना रही हैं, या फिर वो अब बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो है वो कोई भी अलग उपयोग की चीजें बना रही हैं, तो उनके ऊपर वो असर नहीं आएगा। लेकिन जो कोर बिजनेस है जिनका, यही उनके ऊपर तो इसका असर रहेगा। तो जिनके भी कोर बिजनेस है इससे प्रभावित होते हैं, वहां से तो आपको एटलीस्ट थोड़ी दूरी रखनी चाहिए, और कोशिश ये करनी है कि जो जिनका कोर बिजनेस महंगाई से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, वहां थोड़ा सा आप शिफ्ट करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, या यूं कह सकते हैं कि वहां ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे और आपके निवेश के ग्रोथ होने के चांसेस हैं। अदरवाइज जिस तरह से बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनियां लगातार जो है निगेटिवली प्रभावित होती रही हैं, पिछले 2 सालों में परफॉर्म नहीं कर पाई हैं, और जो परफॉर्म कर रही हैं उनके ऊपर भी असर आएगा, आ सकता है, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। मैंने वीडियो में 2-3 स्टॉक की बात करी है, लेकिन उन पर मेरी कोई राय नहीं है। मैंने सिर्फ खबर को विस्तार देने के लिए, समझाने के लिए, उनका परफॉर्मेंस दिखाने के लिए किया है, तो उनमें कोई बाई या सेल की मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। ये बात आप एज ए डिस्क्लेमर जरूर लीजिएगा। हाँ, कोशिश ये करिए कि अच्छे स्टॉक्स की तरफ बढ़िए, जहां पे फ्रेश ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, और जहां पर ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं उनसे निकलिए। और ये महंगाई जो है निश्चित रूप से आपके ऊपर दबाव तो डालेगी। आपके ऊपर महंगाई का क्या असर हो रहा है, कितना आपको फील हो रहा है? जब प्याज 50 रुपए किलो अब बिकने लग गई है, जब सब्जियां 70 रुपए की रेंज में बिक रही हैं, तो क्या आपको महंगाई का वो असर दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि जो आम जरूरतों की चीजें हैं, वहां की कीमतें भारी रूप से आने वाले वक्त में बढ़ी भी हैं, और अभी भी बढ़ी, और आने वाले वक्त में उनमें वृद्धि और हो सकती है। क्या आपके यहाँ भी यही माहौल है? क्या इसी तरह से आपको दिक्कतें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? आप किस जगह पे निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।